दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग संस्कृत का रामबाण सीटेट सुपरटेट के लिए क्विज कर रहे हैं। आइए दोस्तों देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं क्विज का पहला प्रश्न या प्रश्न श्रृंखला का पहला प्रश्न। दोस्तों स्टडी 91 में पेट, सुपरटेट, हिंदी इंडिविजुअल तथा यूपी कांस्टेबल के लिए बैच प्रारंभ है। दोस्तों अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो मिनिमम प्राइस पर आप बैच ले सकते हैं। अगर बैच लेने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो दोस्तों आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न। दोस्तों श्रृंखला का पहला प्रश्न है, वर्गाणाम प्रथम द्वितीय वर्णाः कथ्यन्ते। वर्गाणाम प्रथम द्वितीय वर्णाः कथ्यन्ते। बताइए दोस्तों क्या विकल्प सही होगा? अघोषाः, घोषाः, महाप्राणाः, अल्पप्राणाः। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? कौन सा विकल्प सही होगा? सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। दोस्तों एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों हम लोग संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके दोस्तों क्वेश्चन एक एक, दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन कराया जाता है जो कि महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने लायक है। इस दृष्टि से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। वर्गाणाम प्रथम द्वितीय वर्णाः, वर्गाणाम प्रथम द्वितीय वर्णाः कथ्यन्ते। बताइए दोस्तों क्या अघोष कहलाएंगे, घोष कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे? दोस्तों क्या कहलाएंगे इसके पहले जवाब दीजिए। अगर दोस्तों हम देख लें अघोष क्या है, अघोष क्या है, अघोष क्या है, और घोष देख लें दोस्तों, घोष क्या है, घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, अघोष क्या होते हैं? दोस्तों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था कि हसः संवारा नादा घोषाश्च और खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। यहाँ दोस्तों इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं अघोष, अघोष और घोष, घोष वर्ण। सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च, अघोषाश्च। और हसः, हसः संवारा, संवारा नादा घोषाश्च, घोषाश्च। ये दोस्तों घोष किसी कहते हैं? घोष दोस्तों अगर देख लें तो हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को क्या कहेंगे? घोष कहेंगे। और अगर अघोष को देखें दोस्तों तो खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को अघोष कहते हैं। साथ ही साथ घोष है, हस प्रत्याहार में आने वाली वर्ण ही दोस्तों क्या कहलाएंगे? संवार भी कहलाएंगे, नाद भी कहलाएंगे, और खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण विवार भी कहलाएंगे और श्वास भी कहलाएंगे। अघोष को दोस्तों हम लोगों ने देख लिया पहले ही, अघोष को पहले ही देख लिया। दोस्तों अगर हम हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों और खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को देखें तो हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होंगे, हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होंगे हा, य, व, र, ला, ञ, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। ये आते हैं दोस्तों हस प्रत्याहार के अंतर्गत।
अगर यहीं खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को देख लें, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को देख लें तो खर प्रत्याहार में आएंगे खा, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स। ये हुए दोस्तों खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। खर प्रत्याहार जिसे हम दोस्तों खर प्रत्याहार जिसे हम विबार श्वास अघोष कहते हैं, खर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, 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 जिसे हम विबार श्वास अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? विबार कहते हैं, श्वास कहते हैं, अघोष कहते हैं। अगर दोस्तों इसमें देखें तो पूछ रहा वर्गाराम प्रथम द्वितीय वर्णाः, वर्गाराम प्रथम द्वितीय वर्णाः। दोस्तों च, ट, त, क, प ये वर्ग का पहला वर्ण है, पहला वर्ण है, और ख, फ, छ, ठ, थ ये दूसरा वर्ण है, दूसरा वर्ण है। और पूछ रहा है दोस्तों कि वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण, तो प्रथम वर्ण च, ट, त, क, प, द्वितीय वर्ण ख, फ, छ, ठ, थ ये द्वितीय वर्ण हुआ। प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण वर्गाणाम प्रथम द्वितीय वर्णाः कथ्यन्ते। क्या कथ्यन्ते दोस्तों? खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को हम कह रहे हैं विबार श्वास अघोष। पूछा इसमें विकल्प है दोस्तों अघोष। विकल्प कौन सा है? अघोष है। इसके अतिरिक्त इसी को दोस्तों हम क्या कह सकते थे? अगर इसी को हम देखें खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला यानी कि द्वितीय वर्ण या प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण, ये दोस्तों अघोष कहलाएगा। इसके साथ साथ श्वास और विबार भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? श्वास भी कहलाएगा। श्वास और विबार, श्वास और विबार भी कहलाएगा। तो इस तरह से दोस्तों एक प्रश्न आपका आया वर्गाणाम प्रथम द्वितीय वर्णाः कथ्यन्ते अघोषाः घोषाः प्राणाः अल्प प्राणाः, तो उत्तर होगा अघोषाः। साथ ही साथ दोस्तों श्वास और विबार भी इसी को कहेंगे, इसी को विबाराः भी कह सकते हैं दोस्तों, और श्वासाः भी कह सकते हैं कि यही प्रथम और द्वितीय वर्ण श्वास भी कहलाएगा और विबार भी कहलाएगा। अगर दोस्तों यहीं घोष को देख लें, घोष वर्ण कौन कौन से हैं? तो हमने कहा हसा, संबारा, नादा, घोषाश्च, यानी कि हस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण, हस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण यही दोस्तों क्या कहलाएगा? हस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण, आने वाला वर्ण, आने वाला वर्ण, आने वाला वर्ण यही दोस्तों घोष कहलाएगा। घोष के अतिरिक्त इसे और क्या कहेंगे? तो इसको संबार और नाद भी कहेंगे। क्या कहेंगे? संबार और नाद भी कहेंगे। महाप्राण वर्ण कौन होते हैं दोस्तों? तो हम लोगों ने संक्षेप में कहा था 24 शल महाप्राण होते हैं, 24 शल महाप्राण होते हैं। और अल्प प्राण क्या है? तो 135 यड़ अल्प प्राण होते हैं। दोस्तों पूरा प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, जहां से अनेकानेक प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 1 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। विकल्प ए सही उत्तर होगा। क्लियर दिख रहा है दोस्तों? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बताइएगा दोस्तों, स्पष्ट दिख रहा है ना? वर्ड लिखने में स्पष्ट दिख रहा है? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कति प्रयत्नाः भवन्ति। प्रयत्न कितने होते हैं? 5, 2, 9, 11। प्रयत्न कितने होते हैं दोस्तों? तो प्रयत्न 2 मतलब बी विकल्प सही उत्तर होगा। बी विकल्प सही उत्तर होगा। आइए यहीं देख लेते हैं प्रयत्न को कि प्रयत्न क्या है। प्रयत्न दोस्तों, ये प्रयत्न अगर शाब्दिक अर्थ देखें, अर्थ इसका देखें, अर्थ तो अर्थ होता है दोस्तों प्रयास।
अर्थ क्या होता है? प्रयास होता है या चेष्टा, या चेष्टा। या चेष्टा होता है। प्रयास या चेष्टा किसका अर्थ होता है? प्रयत्न का अर्थ होता है। लेकिन अगर दोस्तों यहीं हम एक प्रश्न कर लें कि ये प्रयास या चेष्टा किसका किया जाता है, ये प्रश्न कर लें कि ये प्रयास या चेष्टा किसका, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वर्णों का। क्या होगा? वर्णों का। वर्णों का, यानी कि वर्णों को उच्चारित करने में किया गया प्रयास या चेष्टा प्रयत्न कहलाएगा। वर्णों, प्रयास या चेष्टा किसका किया जाता है? वर्णों का। यानी कि हम जो वर्ण बोलते हैं वह कहीं ना कहीं प्रयास या चेष्टा होता है, और वही प्रयास या चेष्टा प्रयत्न कहलाता है। तो हम कह सकते हैं, प्रयत्न किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं वर्णों को उच्चारित करने में किया गया प्रयास या चेष्टा, वर्णों को उच्चारित करने में किया गया प्रयास या चेष्टा, प्रयास या चेष्टा प्रयत्न कहलाता है या यत्न कहलाता है। प्रयत्न या यत्न कहलाता है, या यत्न कहलाता है। ये प्रयास या प्रयत्न कितने प्रकार का होता है दोस्तों? अगर यहीं हम देख लें कि यह चेष्टा या प्रयास जो है कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला आभ्यंतर प्रयत्न, पहला है आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, ये हुआ दोस्तों प्रयत्न से संबंधित तथ्य। कति प्रयत्नाः भवन्ति? 2 प्रयत्नाः, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 2 का। और सभी दोस्तों का जवाब भी सही आ रहा है, दोस्तों का जवाब भी सही आ रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्याहाराः संख्या भवन्ति। प्रत्याहारों की संख्या होती है 14, 9, 42, 4। तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 42 होती है। कितनी होती है? 42 होती है। आइए देख लेते हैं, यानी कि सी विकल्प सही उत्तर होगा। आइए देख लेते हैं 14 क्या है दोस्तों? 14 क्या है? तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। 14 क्या है दोस्तों? माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्र हैं 14। 9 क्या है दोस्तों? तो माहेश्वर सूत्रों में 9 स्वरों की संख्या है। 9 क्या है? स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या। 42 क्या है दोस्तों? तो 42 ये प्रत्याहार हैं। 42 क्या हैं? प्रत्याहार हैं। 42 प्रत्याहार हैं। 4 क्या है दोस्तों? तो ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त अर्धस्वर हैं। अर्धस्वर 4 होते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं। यानी कि अगर 4 दोस्तों अंतस्थ व्यंजन भी 4 होंगे, अर्धस्वर भी 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी दोस्तों 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। और यहीं दोस्तों अगर संख्या 4 से और प्रश्न कर लें तो हम कहते हैं कि संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं। संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं। संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं।
और इसी को संयुक्त स्वर को हम संध्याक्षर भी कह सकते हैं। कहते हैं संध्याक्षर भी कितने होते हैं, तो संध्याक्षर भी 4 होते हैं। इसके अतिरिक्त इसी को हम कहते हैं मिश्रित स्वर। क्या कहते हैं? मिश्रित स्वर कहते हैं, मिश्रित स्वर कहते हैं। ये भी 4 होते हैं। इसके अतिरिक्त एक और विकल्प यहीं उत्तर देख लें। अगर हम कहें कि ऐसे कितने स्वर हैं जो ह्रस्व नहीं होते हैं, तो 4 होते हैं। ह्रस्व ना होने वाली, ह्रस्व नहीं होते। कितने स्वर होते हैं दोस्तों? 4। अगर यहीं उत्तर देख लें, ए ओ आई औ, मिश्रित स्वर ए ओ आई औ, संध्याक्षर ए ओ आई औ, संयुक्त स्वर ए ओ आई औ, ऊष्म व्यंजन श श श ह, अर्धस्वर या वा रा ल, अंतस्थ व्यंजन या वा रा ला। तो ये हुआ दोस्तों प्रश्न संख्या 3, जिसका उत्तर विकल्प 3 सही उत्तर है दोस्तों। विकल्प 3 सही उत्तर है, यानी कि सी विकल्प एकदम सही उत्तर होगा। सी विकल्प सही उत्तर है। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों जवाब देते चलिए आप लोग, और एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। एक बार लिंक को दोस्तों और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, बाह्य प्रयत्नाः भवन्ति। बाह्य प्रयत्न होते हैं 11, 12, 18, 9। कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा दोस्तों? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11, 11 होते हैं, या 12 होते हैं, 18 होते हैं, 9 होते हैं। दोस्तों बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? तो बाह्य प्रयत्न 11, 11 होते हैं, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगर हम दोस्तों प्रयत्न को हम लोग अभी देख रहे थे, और प्रयत्न जिसको हमने कहा कि ये प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है आभ्यंतर प्रयत्न, पहला है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। इसमें दोस्तों आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, प्रकार या भेद। बाह्य प्रयत्न के दोस्तों 11 प्रकार होते हैं, 11 प्रकार होते हैं। अगर इनके प्रकारों को देख लें दोस्तों, अगर इनके प्रकारों को देख लें कि कौन कौन से होते हैं, तो हम यहीं लिख लेते हैं दोस्तों। पहला है स्पृष्ट, पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, और तीसरा है दोस्तों ईषत् विवृत, ईषत् विवृत। ये दोस्तों तकार है ईषत् विवृत, ईषत् विवृत। और चौथा है दोस्तों विवृत। चौथा क्या है? तो चौथा है विवृत। और पांचवा क्या है दोस्तों? तो पांचवा है संवृत, पांचवा है संवृत। ये 5 भेद होते हैं दोस्तों आभ्यंतर प्रयत्न के। जबकि बाह्य प्रयत्न के अगर दोस्तों भेदों को देखें तो 11 प्रकार होते हैं बाह्य प्रयत्न के। अगर इन्हीं प्रकार को दोस्तों क्रमशः माहेश्वर सूत्र में सूत्र संख्या 5 से सूत्र संख्या 10 को देखें, तो हम कहते हैं संवार नाद घोष। 5 से 10 तक संवार नाद घोष, संवार नाद घोष। और दोस्तों अगर 11 से 13 तक के सूत्रों को देखें, तो उनमें आने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? विवार श्वास अघोष कहते हैं, विवार श्वास अघोष कहते हैं, अघोष कहते हैं। ये हुआ दोस्तों पहला भेद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 प्रकार
अगर सातवां दोस्तों देख लें, सातवां होता है अल्प प्राण, जिसे हम कहते हैं अल्प प्राण। और आठवां होता है महाप्राण, आठवां है महाप्राण। नौवां प्रकार होता है या भेद होता है दोस्तों, नौवां होता है उदात्त, नौवां है उदात्त। 10वां होता है दोस्तों अनुदात्त, 10वां होता है अनुदात्त। और 11वां होता है दोस्तों स्वरित, स्वरित। ये हुई है दोस्तों 5 प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न के और 11 प्रकार बाह्य प्रयत्न के। 5 प्रकार और आभ्यंतर प्रयत्न के 11 प्रकार। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा प्रश्न संख्या 4 विकल्प ही सही है और प्रायः दोस्तों का जवाब भी विकल्प ही आ रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों स्टडी 91 में पेट जो कि यूपीएसएससी के थ्रू करवाया जा रहा है प्रारंभिक परीक्षा, संपूर्ण अध्ययन सामग्री, जिसमें दोस्तों एक ही बुक में जिसमें आपको सारे मिल जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आप देखिए सुपर टेट प्रारंभिक स्तर की पुस्तक, इसके साथ है सुपर टेट प्रारंभिक स्तर भर्ती परीक्षा। यानी कि अगर स्टडी 91 में दोस्तों देखें तो विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आपकी शीघ्र ही आने वाली हैं, जो कि आपके एग्जाम में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर देखें तो पेट की भी पुस्तक आने वाली है, सुपर टेट और पेट। सुपर टेट में दोस्तों अगर देख लें प्रारंभिक स्तर परीक्षा, स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके, इसके अतिरिक्त देख लें यहाँ दोस्तों तो संपूर्ण अध्ययन सामग्री, जिसमें सामान्य हिंदी, पेट का, स्टैटिक जीके, सुपर टेट और वीडियो के पुस्तकें सम्मिलित हैं। ये शीघ्र ही पब्लिश होने वाली हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। और दोस्तों एक सूचना आपको और भी देनी है, ये पुस्तकें आप घर बैठे होम डिलीवरी के माध्यम से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। फ्री होम डिलीवरी होगी दोस्तों, पुस्तक का चार्ज रहेगा, जो फ्री में होम डिलीवरी आपकी फ्री रहेगी दोस्तों। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों आभ्यंतर प्रयत्नाः कतिधा। अभी दोस्तों पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ विकल्प दिया गया है एकधा, द्विधा, त्रिधा, पंचधा, तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। विकल्प डी सही उत्तर है। 5 होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्नाः कतिधा, आभ्यंतर प्रयत्नाः पंचधा, आभ्यंतर प्रयत्नाः पंचधा। पहला दोस्तों देख लें, पहला हम लोगों ने लिखा था स्पृष्ट, पहला था स्पृष्ट, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट और तीसरा है ईषत् विवृत, ईषत् विवृत। चौथा है दोस्तों विवृत, चौथा है विवृत और 5वां है संवृत, 5वां है संवृत। दोस्तों अगर इनमें आने वाले वर्णों को देख लें तो स्पृष्ट दोस्तों होता है का से लेकर मा तक, यानी कि आने वाले वर्णों की संख्या होगी 25। ईषत् स्पृष्ट की संख्या होगी 4। ईषत् विवृत होते हैं दोस्तों 4, विवृत होते हैं 9 और संवृत होता है 1, जिसे हम ह्रस्व आ कहते हैं, जिसे हम ह्रस्व आ कहते हैं। ये हुए दोस्तों, ये हुए स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या, यानी कि डी विकल्प, 5वीं का डी विकल्प सही है। बताइए दोस्तों, और प्रायः सभी लोगों का जवाब भी सही आ रहा है, डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तोरली का उदाहरण है तल्लयः शिवैः
कोपि प्रेजते। दोस्तों अगर तोरली का उदाहरण देखें तो ए विकल्प सही उत्तर होगा, यानी कि प्रश्न संख्या 6 का विकल्प ए सही। पढ़ते समय दोस्तों हम लोगों ने कहा था तोरली का तात्पर्य हुआ तोहली, और तोह से तात्पर्य हुआ दोस्तों ता वर्ग। ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाता है। तो जैसे तल्लयः ये तोरली का उदाहरण है। तोह लिहि, तोह प्लस लिहि, यही दोस्तों बनेगा तोरली। यही क्या बनेगा? तोरली। तोह प्लस लिहि तोरली। दोस्तों अगर किसी भी उदाहरण में पहचान अगर हम देखें, पहचान इसकी तोरली सूत्र यानी कि लत्व संधि का अगर पहचान देखें दोस्तों, तो अगर इस तरह का उदाहरण मिलता है तो ये दोस्तों तोरली का उदाहरण है। यहाँ हमने देखा ये उदाहरण दो ला एक साथ मिल रहे हैं, यानी कि तोरली का उदाहरण है। दो ला एक साथ मिल रहे हैं यानी कि तोरली का उदाहरण है। तो इस तरह से अगर दो ला एक साथ दिख जाएं तो इसका मतलब हुआ ता वर्ग के स्थान पर ला हुआ है, ता वर्ग के स्थान पर ला हुआ है। अगला है दोस्तों सिवेही। अगला है सिवेही। हमने कहा था दोस्तों कि अगर सिवेही को देखें दोस्तों, हमने कहा था अगर ए की मात्रा, अगर ओ की मात्रा और अगर अर तथा अल ये दिखते हैं दोस्तों, तो यह गुण संधि का उदाहरण होगा। किसका होगा? गुण संधि का उदाहरण होगा। गुण संधि का उदाहरण होगा। कोपी, इसकी पहचान के लिए दोस्तों हम लोगों ने कहा था अगर ए की मात्रा और इसके बाद अवग्रह लगा हो तथा ओ की मात्रा और इसके बाद अवग्रह लगा हो, तो ये दोस्तों पूर्व रूप संधि का उदाहरण होगा। किसका? पूर्व रूप का उदाहरण होगा। पूर्व रूप का उदाहरण होगा। दोस्तों इसके बाद हमने कहा था अगर ए की मात्रा या ओ की मात्रा, ए और ओ की मात्रा के बाद अवग्रह ना लगा हो और ये ए और ओ दूसरे शब्द का पहला वर्ण हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए या ओ हो, यहाँ लिख लेते हैं ए अथवा ओ दूसरे शब्द का पहला वर्ण हो, पहला वर्ण हो, तो वह पर रूप का उदाहरण होगा। किसका होगा दोस्तों? पर रूप का होगा। जैसे पर रूप के उदाहरण के लिए जैसे दिया है प्रेजते, हमने कहा उदाहरण था प्रेजते, हमने इसका विच्छेद किया दोस्तों तो बना प्रा धन एजते, एजते। हमने कहा ये जो दूसरा शब्द है ये दूसरा शब्द हुआ, ये दूसरा शब्द हुआ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए है, ये पहला वर्ण है, पहला वर्ण। और यही पहला वर्ण दोस्तों क्या होना चाहिए? ए या ओ हो तो, ए या ओ हो तो यही दोस्तों पर रूप संधि होगी। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। यही पर रूप संधि है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा प्रश्न संख्या 6 का विकल्प ए सही है और विकल्प ए आप दोस्तों सभी दोस्तों का जवाब भी आ रहा है। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों महर्षि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो महर्षि में दोस्तों गुण संधि है, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर होगा। दीर्घ संधि की पहचान दोस्तों अगर हम लोग देख लें तो हमने कहा था दीर्घ संधि में आ की मात्रा होगी, ई की मात्रा होगी,
ऊ की मात्रा होगी और री होगा, दीर्घ री होगा। ये 4 वर्ण है दोस्तों, यही 4 वर्ण दीर्घ के रूप में दोस्तों, यही 4 वर्ण जिसमें होंगे वह दीर्घ संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। इसके बाद गुण संधि था दोस्तों। गुण संधि हमने कहा गुण संधि में ए होगा, ए की मात्रा होगी, ओ की मात्रा होगी, अर होगा और अल होगा, अर और अल होगा। यही 4 वर्ण दोस्तों अगर किसी उदाहरण में देखें, यही 4 वर्ण, तो ये दोस्तों गुण संधि का उदाहरण है। किसका? गुण संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि में दोस्तों हमने कहा था मात्र और मात्र 2 वर्ण होते हैं, या तो ऐ होगा या औ होगा। मात्र और मात्र 2 वर्ण होंगे, मात्र और मात्र 2 वर्ण। किस संधि में दोस्तों? तो वृद्धि संधि में। किस संधि में? वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में। और यड़ संधि में अगर देखें दोस्तों, यड़ संधि में, तो यड़ संधि में या होगा, वा होगा, रा होगा और ला होगा। या वा रा ला होगा, यानी कि कुल कितने वर्ण होंगे दोस्तों? तो कुल 4 वर्ण होंगे। 4 वर्ण किस संधि में? यड़ संधि में, यड़ संधि में, यड़ संधि में। यहाँ दोस्तों अर आ रहा है, महर्षि अर आ रहा है, और अर किस में आ रहा है दोस्तों? गुण संधि के अंतर्गत आ रहा है। इसीलिए विकल्प बी गुण संधि, गुण संधि विकल्प बी सही उत्तर होगा। और दोस्तों का जवाब भी सही आ रहा है। दोस्तों एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि संख्या दोस्तों थोड़ा सा और बढ़ाइए दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है दोस्तों, यद्यपि का संधि विच्छेद है। यदा धन अपि, यत प्लस अपि, यदि प्लस आपि, यदि प्लस अपि। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा, विकल्प डी सही उत्तर होगा। यदि प्लस अपि, यहाँ दोस्तों ई की मात्रा है, यहाँ ई के स्थान पर या हो गया। और हमने कहा था कि यड़ संधि में दोस्तों या होता है, वा होता है, रा होता है, ला होता है। किस संधि में? तो यड़ संधि में। किस संधि में? यड़ संधि में, यड़ संधि में। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? तो इको यड़च, इको यड़ची होता है, इको यड़ची होता है यड़ संधि का सूत्र। इका स्थान यड़ से आदर्श संहितायाम विषय। इक के स्थान पर यड़ हो जाता है कब? इक के परे अगर अच हो तो संहिता के परिप्रेक्ष्य में। तो इस तरह से दोस्तों डी विकल्प सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 का। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच प्रारंभ है, जिसमें 500 से अधिक रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेज, चैप्टर वाइज टेस्ट और पीडीएफ स्टडी मटेरियल। दोस्तों आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बैच ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पेट 2022 का नया बैच भी प्रारंभ है, जिसमें आप अप्लाई कूपन पेट 91 अगर अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। दोस्तों आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, गतेपि में संधि है, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, अयादि संधि, गुण संधि। दोस्तों अभी व्याख्या हम लोगों ने पहले किया था कि अगर ए के बाद अगर इसमें होगा पूर्व रूप संधि, कौन सा? पूर्व रूप संधि, बी विकल्प सही उत्तर होगा। पूर्व रूप का उदाहरण हम लोगों ने देखा था, ए की मात्रा होगी और उसके बाद अवग्रह होगा, या ओ की मात्रा होगी और उसके बाद अवग्रह होगा। यही 2 मात्राएं ए और ओ, ए के बाद अगर ए प्लस अवग्रह करते हैं दोस्तों, जिससे स्पष्ट हो सके, यानी कि ए प्लस अवग्रह हो या ओ प्लस अवग्रह हो। इसी को हमने कहा, ए को दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं और अवग्रह कर लिया, ओ को दोस्तों हम इस तरह से लिख सकते हैं और अवग्रह कर लिया। ये आकार कहीं मिल जाए, ए के बाद अवग्रह, ओ के बाद अवग्रह, तो इन दोनों को दोस्तों आप क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं पूर्व रूप का उदाहरण है, पूर्व रूप का उदाहरण, पूर्व रूप का उदाहरण है। और अयादि का दोस्तों देख लें, अयादि का
तो अयादि में आता है आये, आव, आये और आव। ये चार अगर दोस्तों आये, आओ, आए, आओ, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है अयादि संधि के। और गुण के रूप में हम लोगों ने दोस्तों ए, ओ, और अल देख ही लिया है। ए, ओ, अर, अल, यही 4 गुण संधि में आते हैं। पर रूप में दोस्तों एक का मात्रा होगा और ओ का मात्रा होगा। इसी को हम ए कहते हैं या ओ कहते हैं, ए या ओ। और ये कब होगा दोस्तों? ए या ओ ये कब होगा? तो ये है दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहला वर्ण पररूप संधि होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, बालकः कंदुकेन क्रीडत रेखांकित पदे कारकम अस्ति। कंदुकेन इस पद में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। कौन सा है दोस्तों? करण कारक है। करण कारक साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है वो करण कहलाता है दोस्तों। यहाँ बालक के खेलने में सहायक है कंदुक यानी कि गेंद, इसीलिए कंदुक में तृतीया विभक्ति होकर के यानी कि करण कारक हुआ। तो आप कह सकते हैं कंदुकेन में करण कारक है, यानी कि सी विकल्प सही उत्तर होगा। अगर कर्ता से संबंधित होता दोस्तों, जैसे बालकः, तो यहाँ बालकः कर्ता कारक हो जाता। बालक क्या है? बालक में कर्ता कारक यानी कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से, और क्रीडति बालक के अनुसार चल रही क्रिया, बालकः प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रीडत क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। तो इस तरह से दोस्तों कंदुकेन में कौन सा कारक होगा? कंदुकेन में करण कारक होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विना जीवनम नास्ति रिक्त स्थान पूर्तये उपयुक्तो पदः अस्ति। जलम, जलेन, जलात, उपरोक्त सभी उपर्युक्तम सर्पे। यानी कि जलम भी हो सकता है, जलेन भी हो सकता है, जलात भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? या उपरोक्त सभी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यह है जलम भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? जलम भी हो सकता है, जलम भी हो सकता है, जलेन भी हो सकता है, जलेन भी हो सकता है, और जलात भी हो सकता है, जलात भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि विना शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। और विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी, द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। किसके योग में? महत्वपूर्ण है दोस्तों, कारक में याद रखना चाहिए। पहली चीज क्या है कि विना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? विना के योग में, विना के योग में कौन कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? तो विना के योग में द्वितीया होगी, द्वितीया विभक्ति होती है। और कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। और कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। द्वितीया को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2, तृतीया को लिख सकते हैं दोस्तों 3, पंचमी को लिख सकते हैं 5। अगर 2, 3, 5 बराबर कर लें दोस्तों तो हम कहते हैं 235, 235। और 235 से तात्पर्य है द्वितीया, तृतीया, पंचमी। अगर हम कहें कि द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति किसके योग में होगा? तो विना के योग में होगा। अब इसको याद रखने के लिए दोस्तों अगर हम यहीं एक वाक्य बना लें कि 235 रुपये के बिना, 235 रुपये के बिना नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ ये स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि द्वितीया, तृतीया, पंचमी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी का संबंध किससे होता है?
वीणा से होता है। वीणा के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। दोस्तों इसको वाक्य को आप अपने अनुसार ट्रिक मेथड में किसी भी तरीके का बना सकते हैं, नहीं जाएंगे या नहीं करेंगे या नहीं, कुछ जो भी आवश्यक आप समझें वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो वीणा के योग में क्या होगा दोस्तों, जलम भी होगा, द्वितीया, जलम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया, जलेन में कौन सी है, तृतीया, जलात में कौन सी है, पंचमी, 2 3 5, 2 3 5, 235 किसके योग में आया, वीणा के योग में आया। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस तरह से डी विकल्प सही उत्तर होगा, डी विकल्प सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शुद्धम अस्ति, शुद्ध है, पिता पुत्राय सह आगता, पिता पुत्रेण सह आगता, पिता पुत्रम सह आगता, पिता पुत्रस्य सह आगता। बी विकल्प सही उत्तर होगा दोस्तों, बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगर हम देखें सह युक्ते प्रधाने, सह के योग में जो अप्रधान है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दोस्तों पुत्र अप्रधान है, इसीलिए पुत्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके बना पुत्रेण, पुत्रः पुत्रम, पुत्रेण पुत्राय, पुत्रात् पुत्रस्, पुत्रे पुत्र, ये रूप चलता है दोस्तों किसमें, एक वचन में। तो बी विकल्प सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 12 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों UPSSSC पेट का नया बैच प्रारंभ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बैच अगर आप ले रहे हैं और अप्लाई कूपन पेट 91 आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यूपी सुपर टेट का बैच भी प्रारंभ है, यह नया बैच आपका चल रहा है दोस्तों, जिसमें वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और PDF स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं। दोस्तों आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह गुरु से प्रश्न पूछता है, वह गुरु से प्रश्न पूछता है, इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतेन अनुवादम कुरुते। इस वाक्य का संस्कृत माध्यम से अनुवादम कुरुत, अनुवाद करो। सह गुरुम प्रश्नम पृच्छति, सह गुरुः प्रश्नम पृच्छति, सह गुरुवे प्रश्नम पृच्छति, सह गुरु प्रश्नम पृच्छति। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों बताइए। प्रश्न संख्या 13 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों सह गुरुम प्रश्नम पृच्छति विकल्प ए सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर द्विकर्मक धातुओं को हम देखें तो दु, याच, पच, दंड, रुद्ध, ची, ब्रू, शास, अगर प्रच्छ धातु, पूछना धातु भी क्या होगा दोस्तों, द्विकर्मक है। तो इस दृष्टि से दोस्तों द्विकर्मक धातुओं के योग में 16 धातुएं द्विकर्मक जो हो रही हैं उसमें प्रच्छ, पूछना भी ये है द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती है अकत्तम च सूत्र से। तो यहाँ गुरुम, गुरु से पूछता है, गुरुम द्वितीया विभक्ति किस कारण से दोस्तों, पृच्छति के कारण, पूछने के कारण, और पृच्छति ये प्रच्छ धातु जो कि अकर्मक है। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। दोस्तों का जवाब भी विकल्प ए सही होगा दोस्तों, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प ए सही होगा, 13 का ए सही होगा, सही कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है तत्पुरुष समासस्य उदाहरणं किम, तत्पुरुष समासस्य उदाहरणं किम। कृष्णश्रितः, पादखंजः, राजपुरुषः, सर्वे। तो सर्वे विकल्प दोस्तों सही होगा, डी विकल्प सही उत्तर है। कृष्णश्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, द्वितीया तत्पुरुष समास। कृष्ण श्रितः में कौन सा होगा दोस्तों, तो द्वितीया तत्पुरुष समास, द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष समास होगा। पाद खंजः, पादेन खंजः, तृतीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। राजपुरुषा, राज्ञा पुरुषा, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। सर्वे यानी कि दोस्तों तीनों
तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सिंह भीतः, सिंह भीतः इति समस्त पदस्य विग्रहो भवति। क्या होगा दोस्तों? सिंह भीतः, सिंहेन भीतः, सिंहात भीतः, सिंहस्य भीतः, सिंह भीतः। सिंह भीतः दोस्तों, सिंहात भीतः, बी विकल्प सही उत्तर होगा। कौन सा समास होगा दोस्तों? पंचमी तत्पुरुष समास होगा। पंचमी तत्पुरुष समास होगा। पंचमी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। सिंहेन, सिंहस्य, सिंह गलत उत्तर होंगे दोस्तों। तत्पुरुष समास कौन सा होगा? सिंहात भीतः, पंचमी तत्पुरुष समास। 15 का बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला दोस्तों अक्त्वा प्रत्यांत पदम चित्वा लिखत, श्रुत्वा, गंतुम, हंतुम, जेतुम। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो यहाँ विकल्प ए श्रुत्वा सही उत्तर होगा और इसका अर्थ होगा सुनकर, सुनकर। इसका अर्थ होगा सुनकर या सुन करके, कर या करके के अर्थ में। गंतुम जाने के लिए, गंतुम जाने के लिए, जाने के लिए। हंतुम मारने के लिए, मारने के लिए, मारने के लिए। जेतुम जीतने के लिए, जीतने के लिए, जीतने के लिए। सुन करके कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? अक्त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय। जाने के लिए तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। मारने के लिए तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। जीतने के लिए तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। अक्त्वा प्रत्यांत में क्या शेष रहता है दोस्तों? तो त्वा शेष रहता है। और तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है? तो तुम शेष रहता है। क्या रहता है दोस्तों? तुम शेष रहता है। जैसे गंतुम, हंतुम, पठितुम, चलितुम, लिखितुम, कथयितुम। इस तरह से तुमुन प्रत्यांत शब्द तुम शेष रहता है। क्या शेष रहेगा दोस्तों? तुम शेष बचता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 16 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। दोस्तों लेखपाल ग्राम समाज और विकास की पुस्तक सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित की पुस्तक होम डिलीवरी के माध्यम से दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ है वीडियो का दोस्तों हल प्रश्न पत्र, जिसके साथ फ्री में मॉडल टेस्ट पेपर भी प्रदान किया जा रहा है। यह है आपको होम डिलीवरी, जिसका फ्री चार्ज है, आपको प्राप्त हो सकता है। आप इन नंबरों पर बुक कर सकते हैं। अगला दोस्तों निम्नांकितेषु अव्यय शब्दः नास्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में अव्यय शब्द नहीं है। सहसा, अभितः, अन्यत्र, छात्रः। छात्रः नहीं है दोस्तों। सहसा, अभितः, अन्यत्र, ये तीनों दोस्तों क्या हैं? अव्यय शब्द हैं। क्या हैं? अव्यय शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं। और छात्रः ये दोस्तों क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा है। छात्र संज्ञा शब्द है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा प्रश्न संख्या 17 का डी विकल्प सही उत्तर होगा। डी विकल्प सही उत्तर है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अहम श्वः विद्यालयं गमिष्यामि वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। अहम श्वः विद्यालयं गमिष्यामि। श्वः विकल्प दोस्तों श्वः विकल्प बी सही उत्तर होगा। विकल्प बी श्वः ये अव्यय पद है, अव्यय पद है। यानी कि 18 का बी उत्तर सही है और दोस्तों का जवाब भी बी विकल्प का
सही उत्तर आ रहा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकितेषु अव्ययम अव्यय शब्द नास्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में अव्यय शब्द नहीं है। अत्र, तत्र, कुत्र, पत्रम। तो यहाँ दोस्तों पत्रम नहीं है, पत्रम नहीं है। पत्र शब्द का नपुंसकलिंग में पत्रम रूप बनता है। तो डी विकल्प सही उत्तर होगा। अत्र, तत्र और कुत्र ये तीनों दोस्तों अव्यय पद हैं। क्या हैं? अव्यय पद हैं। और अव्यय किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में समान रहे। सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च वचनम। सभी वचन में, सभी लिंगों में अगर जो समान रहे सभी पुरुषों के साथ, वह अव्यय होता है। डी विकल्प सही उत्तर होगा। डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों हिंदी व्याकरण की इंडिविजुअल क्लास जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसका नया बैच प्रारंभ है। दोस्तों हिंदी व्याकरण नितिन सर द्वारा लिया जाता है। और दोस्तों अगर हम देखें, आप विगत परीक्षाओं को देख लीजिए, नितिन सर द्वारा पढ़ाया गया एक एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में मिलते हैं। तो इस दृष्टि से दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आप ले सकते हैं बैच हिंदी का। अगला है दोस्तों, वयम इति पदम कस्मिन् पुरुषे अस्ति। वयम यह पद किस पुरुष में है? प्रथम पुरुषे, मध्यम पुरुषे, मध्यम पुरुषे, उत्तम पुरुषे, सर्वे। किस में है दोस्तों? तो वयम दोस्तों किस में होगा? उत्तम पुरुषे। किस में होगा? उत्तम पुरुषे। विकल्प सी सही उत्तर होगा। विकल्प सी सही उत्तर है, उत्तम पुरुषे। और उत्तम पुरुष का कर्ता क्या हो दोस्तों? अहम वाय अहम आवाम वयम। कर्ता कौन होगा दोस्तों? अहम होगा। क्या होगा? अहम होगा, अहम आवाम होगा, अहम आवाम होगा और वयम होगा। क्या होगा? वयम होगा। ये उत्तम पुरुष का कर्ता। प्रथम पुरुष का कर्ता अगर देख लें दोस्तों तो सह, शह, तौ, ते, या कोई संज्ञा, या कोई संज्ञा देख लेते हैं दोस्तों, या कोई संज्ञा होता है। मध्यम पुरुष में दोस्तों कौन सा होता है? तो मध्यम पुरुष में त्वम होता है, युवाम होता है और यूयम कर्ता होता है। यूयम। शाह का अर्थ होता है वह, तव का अर्थ होता है वे दोनों, ते का अर्थ होता है वे सब, तुम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, यूयम का अर्थ होता है तुम सब, आम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, वयम का अर्थ होता है हम सब। इस तरह से दोस्तों तीन प्रकार के प्रथम पुरुषे, मध्यम पुरुषे, उत्तम पुरुषे, शहतौते, तुम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये करता है, जो कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हैं दोस्तों। करोति इति पदे का धातु वर्तते। करोति इस पद में कौन सी धातु है? पठ धातु, लिख धातु, हस धातु, क्री धातु। कौन सी धातु है दोस्तों? तो क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री धातु है। रूप इसका दोस्तों चलेगा प्रथम पुरुष में करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथ मध्यम पुरुष में, और उत्तम पुरुष में करोमि कुर्वः कुर्मः रूप चलता है। तो डी विकल्प सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 21 का। और दोस्तों का जवाब भी विकल्प डी सही उत्तर आ रहा है। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है दोस्तों। विकल्प डी सही उत्तर आ रहा है। दोस्तों नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी और रसायन विज्ञान फिजिक्स दोस्तों स्टडी इन 91 ऐप पर उपलब्ध है। और अगर दोस्तों आप अगर लेना भी चाहते हैं तो आप ले सकते हैं हैंड रिटन ई बुक से। दोस्तों आज के लिए हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला किया और आप लोगों का जवाब भी दोस्तों अधिकांशतः सही था। अधिकांश लोगों का सही था, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला किया। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में सायंकाल 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ रात्रि।